प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। इससे पहले हमने अध्याय 2 में आरंभिक मानवों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आरंभिक नगरों के बारे में। कुछ आरंभिक नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीमंगा, इन सभी नगरों के बारे में हमें इस अध्याय में जानकारी मिलेगी। पुराने भवन का संरक्षण। तो आप अपनी स्क्रीन पर इन दो बच्चों को देख सकते हैं जिनका नाम जसपाल और हरप्रीत है। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर की पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? और दूसरी महिला कहती है कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आइए हम इस अध्याय को पढ़कर इसके बारे में जानें। उससे पहले हम हड़प्पा की कहानी पढ़ते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए, दो पंजाब है, एक पंजाब तो हमारे इंडिया में है और एक और पंजाब है जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तो इधर इंजीनियरों ने क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उन्हें हड़प्पा का पूरा स्थल मिला। अब इंजीनियरों ने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। पहले उन्हें क्या पता कि यहाँ पुरानी सभ्यता बसी हुई थी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। अच्छा, रेलवे की शुरुआत कब से हुई? सन 1853 ईस्वी से। और उस समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। किसे? फिर से वो पंजाब पर गए और हड़प्पा पुरस्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, किस नगर की खोज? हड़प्पा नगर की खोज। इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतों और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो उसके बाद जो भी आपको नगर मिलते हैं सब क्या कहलाते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो हड़प्पा नगर कितने वर्ष पुराना है? 4700 वर्ष पुराना है। आइए, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जर्जर भी हो चुकी हैं, मतलब टूटने के कगार में, तो उन्हें तोड़कर नए भवन बना लेने चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो अब हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो 2 हिस्से में एक पश्चिमी भाग होता था और एक पूर्वी भाग होता था। ठीक है, तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। तो पश्चिमी भाग याद रखिएगा, पश्चिमी भाग छोटा होता था और ऊंचाई पर बनाया जाता था। छोटा था, हल्का था, इसलिए ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो बड़ा होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था इसलिए उसे निचले इलाके में रखा जाता था और पुरातत्वविदों ने उसे निचला नगर कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। 2 हिस्से होते थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो इनकी जो दीवारें होती थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अब इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी नहीं थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने पुराने हैं? 4700 वर्ष पूर्व के हैं। तो इतने पुराने होने के बाद उनकी ईंटें जो थी इतनी मजबूत नहीं थी कि आज तक वो बची रह सकें। लेकिन जो उनकी चिनाई होती थी, उन दीवारों की चिनाई होती थी, जुड़ाई, वो इतनी मजबूत थी कि उससे दीवारें भी मजबूत रहती थी। आइए मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ हड़प्पा सभ्यता के। ये देखिए आपका यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ये रहा आपका हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। अब देखिए चित्र में आप समझिए, ये है आपके शिल्पकार या आर्किटेक्ट जो इन ईंटों से चिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आइए
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब कुछ नगर थे, उनमें से एक नगर का एग्जाम्पल दिया गया मोहनजोदड़ो। आइए मैप में दिखाता हूँ आपको ये कहाँ है मोहनजोदड़ो। ये रहा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास में, और ये रहा हड़प्पा नगर। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए पूरे नगरों को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ नगरों में जैसे मोहनजोदड़ो में क्या था, खास तालाब बनाया गया था। अब इस तालाब की क्या विशेषता थी, पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार कहा है। ठीक है, तालाब को स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तब के लोगों ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। आइए मैं आपको तालाब भी दिखा देता हूँ। ये इसके बारे में बात हो रही है। ये है आपका तालाब, इसके चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे और ये जगह थी। इस जगह में पानी कहाँ से भरा जाता था, तो जो आसपास कुएं रहते रहे होंगे उधर से लाके इधर पानी भरा जाता था, और इधर कुछ विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे नागरिक लोग। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कहाँ, आप याद रखिएगा कि महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब देखिए अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ है कालीबंगा और लोथल, ये है आपका कालीबंगा और ये है आपका मैप में लोथल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब अग्निकुंड है, तो अग्निकुंडों में क्या होता था, यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, तो इन जगहों पे बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये है आपके देखिए हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में, इन तीनों जगहों पर बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इन भंडार गृहों में अनाज वगैरह रखा जाता रहा होगा। अब देखिए हम स्नानागार के बारे में बात हो गई, अब हम नाले और सड़कों के बारे में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए जैसे ये घर का आंगन है, उसके चारों ओर ऐसे कमरे बनाए जाते थे और यहाँ से आपका मेन गेट होता रहेगा। कितना अच्छा लगता था ये घर। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। वाह, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आज के घर होते हैं, एक घर, ये 2 घर, ये 3 घर, ऐसे इस तरफ भी घर होते हैं, 1 घर 2 घर ऐसे घर रहते हैं और बीच से ऐसे सड़क गई होती है। अब हड़प्पा सभ्यता के नगरों में क्या मिला है कि यहाँ पे नालियाँ होती थी किनारे, और नालियों में घरों से आई हुई छोटी छोटी नालियाँ भी जुड़ी रहती थी। और इन नालियों में, ये जो बड़ी बड़ी नालियाँ होती थी आपकी, इनमें जगह जगह पर ऐसे मेन होल होते थे, जिससे इन नालियों का रखरखाव किया जाता था, सफाई की जाती थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताओ। तो पिछले अध्याय 2 में हमने जो घर बने तो वे तो गुफाएं थीं। पहले लोग घरों में कहाँ रहते थे, वे बारिश, धूप और तेज हवाओं से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। उसके बाद हमको उस अध्याय 2 में ही मेहरगढ़ के बारे में पढ़ने के लिए मिला था। तो मेहरगढ़ के घर क्या होते थे, चौकोर होते थे या तो फिर आयताकार होते थे। ठीक है, अब मेहरगढ़ के घरों में सामान्यतः 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। मेहरगढ़ के घरों में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे और मेहरगढ़ में भी भंडार गृह होते थे। ठीक है, अब भंडार गृह क्यों, क्योंकि मेहरगढ़ में भी 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी प्रमुख फसलों की खेती शुरू हो गई थी। आइए हम पढ़ते हैं नगरीय जीवन के बारे में। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा होता था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनको तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन, जो लिखा पढ़ी करते हैं।
जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। देखिए, तो लिपिक थे तो लिखा पढ़ी करेंगे, तो उन्होंने मोहरे पर लिखा, तो मोहरे क्या धातु वातु की बनी थी जो आज भी बच गई। लेकिन अन्य चीज़ों पर भी उन्होंने लिखा होगा, जैसे मिट्टी की चीज़ों पर या फिर किसी पेड़ की छाल आल पर अगर उन्होंने लिखा होगा तो वो नष्ट हो गए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। ठीक है, शिल्पकार मतलब राज मिस्त्री, अंग्रेजी में आर्किटेक्ट। तो हड़प्पा सभ्यता में आर्किटेक्ट भी रहते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। अब आर्किटेक्ट थे, अपने घर में या फिर किसी उद्योग स्थल में तरह तरह की चीज़ें वे बनाते रहते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। अब जहाँ जाते थे वहाँ से अपनी उपयोगी वस्तुएं ले आते थे, जैसा हम आज भी करते हैं। हम कहीं जाते हैं और अपनी ज़रूरत के सामान वहाँ से ले आते हैं। अब वहाँ वो जाते थे, उसके साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, अब जहाँ जाते थे वहाँ की कुछ किस्से और कहानियाँ भी रहती होंगी, उन्हें भी अपने साथ वे बटोर के ले आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए, मिट्टी से बने कुछ खिलौने, ये रहे आपके मिट्टी से बने खिलौने जिनसे बच्चे खेलते थे। अब देखिए, आपके लिए फिर से क्वेश्चन है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। तो नगर में कौन कौन से लोग रहते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के नगर में शिल्पकार रहते थे, आर्किटेक्ट, शासक, लिपिक और व्यापारी, ये सभी रहते थे। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? नहीं, तो ऐसा नहीं है, मेहरगढ़ के गांव में ये सब नहीं रहते थे। अब देखिए, ये आपका क्या है, ये वाला चित्र आपका किस लिए है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, ये है मोहनजोदड़ो की सड़क, ये देखिए आप। तो मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बना नाला है, और ये कुआं है, और हड़प्पा की एक मुहर है, और ये एक आपकी मुहर है। ठीक है, और ये खिलौने अभी आपने पढ़ा है इसके बारे में। मुहर के बारे में कुछ लिखा है, इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। ठीक है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। अब दाईं ओर मिट्टी के खिलौने, ये आपको बताया अभी, मिट्टी के खिलौने जिनसे बच्चे खेलते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, विद्वान पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का कुआं है आपके लिए, और ये हड़प्पा सभ्यता की सड़कें हैं, ये रही सड़कें, ये सभी आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प, अब नगर और नए शिल्पों के बारे में हम पढ़ेंगे। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक हैं। तो देखिए, मन के बाट और फलक, तो ये हैं आपके, ये रहे मन के, ये रहे बाट और ये रहे फलक। बाट किस काम आते थे? चीज़ों को तौलने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। मन के, ये तो एक पत्थर का होता है, और फलक, फलक जो लिपिक होते थे, लिपिक यानी लिखने वाले, वो फलक का उपयोग करते थे लिखने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब देखिए, ये जो मुहर है ये पत्थर की है, किसकी है? पत्थर की मुहर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अब पृष्ठ 6 तो इसमें खुलेगा नहीं, तो आप इस चित्र में देख लीजिए लाल मिट्टी का बर्तन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं, अध्याय 2 में हमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा वहाँ ना तो धातु का उपयोग किया जाता था और ना ही पत्थर के बाट बनाए जाते थे। अब देखिए, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? तो मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुई, ये आप याद रखिएगा। और मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती कब हुई थी? तो गेहूं और जौ की खेती मेहरगढ़ में हुई थी 8000 वर्ष पूर्व। कब? 8000 वर्ष पूर्व। और कपास की खेती कब हुई मेहरगढ़ में? ये भी याद रखिएगा आप, 7000 वर्ष पूर्व, ये आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में अब 7000 पहले कपास की खेती तो होने लगी थी, तो वहाँ कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं और
तकलियाँ भी मिली हैं, और तकलियों मिलने से हमें क्या संकेत मिलता है कि वहाँ सूत की कताई होने लगी थी। ठीक है, और वो तकलियाँ किससे बनी होती थी? फ्रेंच से सॉरी। तो फ्रेंच क्या होता है? फ्रेंच बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से बनाया जाता है। इन्हें बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को मिलाकर बनाया जाता है। और स्फटिक पत्थर क्या होता है? तो स्फटिक पत्थर एक खनिज है जो बालू का प्रमुख घटक है। बालू जिसे हम रेत कहते हैं उसका प्रमुख घटक है। अब इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब देखिए, जो अभी आपने खिलौने और क्या क्या देखा, मुहरें देखी, बाट देखी, मनके देखे, तो इन सब को कौन बनाता था? विशेषज्ञ लोग बनाते थे। सभी कोई तो इन सभी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को नहीं बना सकता। तो हम विशेषज्ञ किसे कहते हैं? तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, जैसे पत्थरों से मुहरें बनाना, मनके चमकाना। आपने मनके देखा, कितना सुंदर मनका है ये आपके सामने, ये देखिए, ये है आपका मनका। ठीक है, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना मतलब डिजाइन बनाना। ठीक है, अंग्रेजी में डिजाइन और हिंदी में बोलते हैं पच्चीकारी। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम लगता है। आइए मैं आपको ये मूर्ति भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मूर्ति, कितनी बढ़िया कलाकारी है। यहाँ दाढ़ी भी, लगता है तब सैलून भी खुल गए थे, इतनी बढ़िया दाढ़ी में भी चित्रकारी की गई है। और देखिए, ये उसके कपड़े हैं, मूर्ति में जो व्यक्ति है वो कपड़े पहना, कढ़ाईदार कपड़े पहना, जिससे ये हमें सबूत मिलता है, प्रूफ मिलता है कि तब कपड़े की खोज हो गई थी, कपड़े बनाए जाने लगे थे। 7000 पुरुष मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं है। यहाँ से हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, ये कोई पता नहीं है कि केवल पुरुष काम करते थे या फिर केवल स्त्री ही बनाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर भी बना सकते थे। अब देखिए, आपके सामने फ्रेंच है। फ्रेंच क्या है? तो फ्रेंच पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, पत्थर मिलता है और शंख मिलता है, ये हमें नेचुरली मिल जाते हैं। ठीक है, कहाँ से? समुद्र किनारे से शंख वगैरह और नदियों में मिल जाते हैं। लेकिन जो फ्रेंच होता है ये कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम होता है, इसे कैसे बनाया जाता है? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता है। और स्फटिक पत्थर क्या होता है? तो यह एक खनिज है जो कि बालू का प्रमुख घटक है। इसी चिकनी परत के रंग के प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। ठीक है, फ्रेंच से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रेंच से क्या क्या बनाया जाता था? मन के बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, कान में पहनने वाले बाले बनाए जाते थे और छोटे छोटे बर्तन भी फ्रेंच से बनाए जाते थे। ठीक है, अब आइए कच्चे माल की खोज में। अब चीज़ों को बनाना है तो हमें उसके लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कपास क्या है? कच्चा माल है जिसे किसान ने उत्पादन किया है, जिसका किसान ने उत्पादन किया है, और कताई बुताई करके इसका क्या किया गया? कपड़ा बना दिया गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक स्थान पर तो मिल नहीं सकती। अब कपास तो उन्होंने उगा लिया, लेकिन जो धातुएं हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या करते थे? वे दूसरी जगहों से लेकर आते थे। अब ये देखिए, एक ये वाहन है। ये वाहन क्या है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन वाहनों की सहायता से ही। इन चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? हाँ, जब उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए थे तो ऐसे साधनों का वे उपयोग भी करते रहे होंगे। ठीक है, बैलगाड़ी टाइप से। अब ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे तांबे का आयात कहाँ से करते थे? भारत में आज के राजस्थान से, और विदेशों में अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये भी याद रखिएगा कि कांसा जो धातु वो बनाई जाती तांबे और टिन के मिश्रण से। तो टिन को कहाँ से आयात किया जाता था? टिन का आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था और अफगानिस्तान से, ये दो देशों से, ईरान और अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था। तो तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से, और टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का आयात कहाँ से किया जाता है? तो सोने का आयात कर्नाटक से, आधुनिक कर्नाटक से, और सोने का आयात केवल कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो आज के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। ये है हड़प्पा सभ्यता की मुहर। अब आगे बढ़ते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो नगर में जो लोग रहते थे हड़प्पा के नगरों में, उनके लिए भोजन कहाँ से आता था? तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, जैसे आज भी होता है। विशेषज्ञ लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में, और बाकी किसान और चरवाहे लोग कहाँ रहते हैं? गांवों में। तो गांव के लोग क्या करते थे? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये 7 फसलें हैं जो हड़प्पा नगरों में हमें ज्ञात हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये देखिए, ये हल का एक खिलौने का चित्र है, और हल तो वैसे बचे नहीं क्योंकि वो लकड़ी के बनाए जाते थे, खिलौने जरूर बच गए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। याद रखिएगा कि हड़प्पा के लोग किन्हें पालते थे? कौन से पालतू जानवरों को? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता रहा होगा। तो अब जब साधन अवेलेबल थे तब पानी पीने के लिए तालाब और चारागाह पास में ही थे, लेकिन जब क्या हुआ, गर्मी के महीनों में, सूखे महीनों में मवेशियों को झुंडे को चारा पानी कहाँ से मिलेगा? तो उनके लिए चारा पानी की तलाश में उन्हें दूर दूर तक ले जाया जाता रहा। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के गांवों में जो लोग रहते थे वे बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तब भी शिकार बंद नहीं हुआ था और आज भी बंद नहीं हुआ है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब देखिए, गुजरात में एक नगर है आपका धौलावीरा, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। उससे पहले मैं आपको आइए मैप में धौलावीरा के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, गुजरात में ये है आपका धौलावीरा, ये रहा। ठीक है, आइए हम अपनी जगह पर फिर से वापस चलते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, कहाँ? धौलावीरा में, और ज़मीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो ऊंचे वाले जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, पहला भाग और दूसरा भाग। सॉरी, ऐसा समझ सकते, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बांटा गया था, और पश्चिमी भाग जो कि ऊंचा होता था और छोटा होता था। छोटा होता था इसलिए ऊंचा होता था, जिसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे? नगर दुर्ग। और जो पूर्वी हिस्सा होता था जो कि बड़ा होता था और छोटा होता था, उसे क्या कहा जाता था? निचला नगर। क्या कहा जाता था? निचला नगर। ठीक है, अब हम कहाँ थे कि धौलावीरा को नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। पत्थरों में खुदा मतलब खोद कर लिखा गया, मतलब अभिलेख। जो मैंने आपको पहले बताया कि अभिलेखों को कठोर सतह पर उत्कीर्णित करके या खोद कर लिखा जाता है।
इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब अनोखा क्यों है हड़प्पा शब्द के लिए? क्योंकि हड़प्पा शब्द के नगरों में जो भी लिपिक मिली हैं वे सब क्या है, मुहरों पर अंकित हैं, लेकिन ये ऐसा था जो हमें लकड़ी में क्या हुआ था, जड़ा गया प्राप्त हुआ था, इसलिए ये क्या था, थोड़ा अनोखा था। अब गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी। गुजरात की खंभात की खाड़ी में एक नगर है, कौन सा है, लोथल है। वहाँ जो है कीमती पत्थर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? लोथल जो था पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई जाने वाली चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। लोथल में भी भंडार गृह था, ठीक है। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, मुहरबंदी कर देते हैं। कोई भी सतह होती, गीली सतह, जैसे मुहर लगा देते हैं, जैसे आप स्टाम्प जानते हैं, ऐसे ठोक दिया जाता है। ये देखिए साफ पानी का स्रोत है, कितना साफ पानी है, वाह। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। कहाँ? लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के और मन के बनाने उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। ये तैयार मन के का एक चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए मुद्रा मतलब मुहर, और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये सब क्या है आइए जानते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर मतलब सिरे पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अब मुहरबंदी किसे कहते हैं? मुहर की छाप जिस पे लगा देते हैं उसे ही मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। जी हाँ, सही बात है, आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो अभी आपको बताया कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है कि किसी भी दस्तावेज और किसी भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए, वह वस्तु या दस्तावेज छेड़छाड़ मुक्त रहे। अगर कुछ नहीं हुआ है मुहर को तो हम ये जान लेते हैं कि सामान जो हमारा है सुरक्षित है। अब देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य। जब इतनी प्रगतिशील सभ्यता थी, इतने अच्छे अच्छे वहाँ के नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, तो उनका अंत कैसे हुआ, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग 3900 साल पहले, अब देखिए हड़प्पा के नगर कब बने थे, याद रखिएगा आप, 4700 वर्ष पूर्व के हैं, ठीक है। अब इनका अंत कब होता है? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये लगभग कितने साल, 1200 साल तक वैसे चलते रहे, लेकिन 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। यह बड़ा बदलाव क्या था, आइए हम पढ़ते हैं। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। किन नगरों को? हड़प्पा सभ्यता के नगरों को छोड़ दिया। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीमंगा, धौलावीरा, इन सबको लोगों ने क्यों छोड़ा? लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। इतनी बेवकूफ़ी क्यों होने लगी? यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं, इसका कोई कारण पता नहीं है दोस्तों। कुछ विद्वानों का कहना है, अब कुछ महान विद्वान हैं वो कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारा गाय और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अब भाई कोई भी समस्या आएगी तो किसी एक नगर में आएगी, सभी एक नगर एक साथ 3900 वर्ष पूर्व कैसे समाप्त हो गए? अब क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाके में हुआ होगा, वही मैं भी बोल रहा हूँ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखिए आपको बताया है कि ऐसा सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ पता नहीं है, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब कैसे समाप्त हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, ठीक है। सिंधु नदी के पास जो सिंध पंजाब हैं, ये सब बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए।
इसके लगभग 1400 साल बाद, 1400 साल बाद, यानी 3900 वर्ष पूर्व के 1400 साल के बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो चलिए हम इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी इसी वीडियो को आप देखिए। अन्यत्र, मैंने आपको बताया अन्यत्र मतलब जो अब हमारे देश में ये सब हो रहा था, तो अन्य जगह क्या हो रहा था आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ लीजिए अगर चाहते हैं तो पॉज करके, ठीक है। अब आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? तो पहले भी आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, मेहरगढ़ में क्या होता था कि जो भी ख़त्म होता था कोई भी आदमी, उसके कब्र में क्या करते थे, बकरी जैसे अन्य पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था, ऐसी आस्था थी कि मरने के बाद भी लोगों को परलोक में खाने की आवश्यकता पड़ती होगी। अब देखिए, अब आइए सबसे ज़रूरी ये भी है, आओ याद करें। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो आपने पढ़ा है कि पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिली मूर्ति से अनुमान लगाया, क्योंकि मूर्ति में जो व्यक्ति है वह कढ़ाईदार वस्त्रों को पहना हुआ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। साथ ही मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े भी कुछ वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अब जिस व्यक्ति की तस्वीर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, इतनी अच्छी कढ़ाई की गई है जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निम्नलिखित का सुमेल करो, ठीक है। तो तांबा कहाँ मिला था? अभी मैंने आपको बताया है, राजस्थान में। सोना कहाँ मिला? कर्नाटक में। टिन कहाँ मिला था आपको? टिन मिला अफगानिस्तान में। अब बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया गया था? गुजरात से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो तांबा आप मिला लीजिए राजस्थान। सोना कहाँ से आया आपका? कर्नाटक से। टिन कहाँ आया आपका? अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर जो थे वो गुजरात लोथल से, ठीक है। अब हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो हड़प्पा के लोगों के लिए देखिए धातु क्यों महत्वपूर्ण थी, मैं एक एक से बताता हूँ। धातुएं क्यों महत्वपूर्ण थी? तो धातुएं महत्वपूर्ण थी क्योंकि पुरातत्वविदों को धातु से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। तांबे और कांसे से बने हुए औजार भी मिले हैं, और औजार के साथ साथ हथियार भी मिले हैं। साथ ही सोने और चांदी से बने हुए गहने भी मिले हैं। इसलिए धातुएं जो थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। अब आपका दूसरा आता है लेखन। तो लेखन क्यों महत्वपूर्ण था? तो लेखन का कार्य लिपिक करते थे। लिपिक मतलब जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं उनमें लिपिकों ने लिखा है। मुहरें किसकी हैं? पत्थर की हैं। शायद उन चीज़ों पर भी उन्होंने लिखा होगा जो हमें मिल नहीं पाई हैं, या फिर वे बची ही नहीं और समय के साथ नष्ट हो गई। अन्य चीज़ों पर भी उन्होंने लिखा होगा लेकिन वो हमें मिल नहीं पाई, ठीक है। और अब पहिए की बारी आई। तो पहिया का क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, कुछ खिलौने जो मिले हमें, हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान ढोने के लिए और यातायात के लिए पहिया वाले वाहनों का उपयोग करते थे, इसलिए पहिया भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब हल की बारी आई। हल, आपको इस चित्र में आप हल देख सकते हो। अब हल का प्रयोग खेतों में बुवाई के लिए और खेतों की जुताई के लिए भी किया जाता था, ठीक है। हल का प्रयोग क्यों किया जाता था? खेतों में बुवाई के लिए और खेतों की जुताई के लिए भी हल का प्रयोग किया जाता था। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you.